नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। गाइस तबीयत थोड़ा खराब है, अगर वॉइस का कुछ इश्यू हो तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। गाइस आप सब लोगों को पता है कि आप सब लोग को पता चल ही गया है कि ट्रंप ने फाइनली यूएसए ने फाइनली ईरान के ऊपर अटैक किया। यूएसए पहले क्या बोल रहा था, यूएसए थोड़ा इंडिया को कॉपी करने की कोशिश किया। यूएसए पहले बोल रहा था कि हम लोग को 2 हफ्ता टाइम चाहिए। इंडिया जैसे बोला था कि हम लोग अभी मॉक ड्रिल करेंगे और बोल के अटैक कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर। सेम बोला हम लोग को 2 हफ्ता टाइम चाहिए, 2 हफ्ता टाइम चाहिए, तो 2 हफ्ते का टाइम मांग के 2 दिन पे अटैक कर देता है यूएसए। ओके, अभी यूएसए जो अटैक किया, ये किया कि यूएसए 3 ईरानियन न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया। ओके, तो उधर ऐसा बोला जा रहा है, यूएस ऐसे बोलते हैं कि उधर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, तो इसीलिए हम लोग वो 3 साइट को अटैक किए ताकि उसका जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ओके उसके बाद ईरान ने बताया कि यूएस हमेशा बोलता है कि हम लोग डिप्लोमेसी, यूएस मतलब अभी डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा बोलते हैं डिप्लोमेसी से हर चीज का हल करो, हम लोग सब कुछ बात करके सुलझा लेंगे, वॉर अभी सॉल्यूशन नहीं है, शांति लेके आओ, सीज फायर करो। ओके, तो ये सब मतलब ईरान ने मतलब यूएसए ने पूरा बिट्रे कर दिया। ठीक है, यूएसए डिप्लोमेसी को बिट्रे किया। वन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस मतलब ईरान ने बताया कि अभी तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा तुमको। ओके, अभी ईरान क्या बताता है, यूएस अटैक विल गेट रिस्पॉन्स, यूएस जो अटैक किया उसका हम लोग जवाब देंगे। ओके, एंड ट्रम्प ने ये अटैक करके क्या बताया कि वी टुक बॉम्ब आउट ऑफ देयर हैंड, मतलब ईरान जो बॉम्ब बना रहा था हम लोग ने अटैक करके ईरान के हाथ से बॉम्ब छीन लिया। और ट्रम्प इजराइल मिलके पूरे दुनिया को ये बात साबित कर दिया था कि अगर ईरान बॉम्ब बना लिया तो इंडिया भी वो बॉम्ब के रेंज पे आएगा, यूरोप भी वो बॉम्ब के रेंज पे आ सकता है, तो दुनिया का मेजर कंट्रीज वो बॉम्ब के रेंज पे आ सकता है। ठीक है, ईरान आज शायद अटैक नहीं कर रहे, आपका दोस्त है, पर आपको पता है जियोपॉलिटिक्स पे कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है। एंड सी, नो वन इज योर परमानेंट फ्रेंड, नो वन इज योर परमानेंट एनिमी। द ओनली थिंग विच इज परमानेंट इज इंटरेस्ट। ओके, तो आपका इंटरेस्ट परमानेंट है, उस वो इंटरेस्ट के हिसाब से जो अलाइन होगा वही दोस्त, जो अलाइन नहीं होगा वही दुश्मन। आज ईरान आपका फ्रेंड है, कल दुश्मन बन गया तो वही मिसाइल आपके मतलब वही मिसाइल के रेंज पे आपका कंट्री आ जाएगा। तो ये बात स्पेशली इजराइल ने पूरा साफ कर दिया, पूरे दुनिया को बता दिया। ओके अभी यूएसए ने कैसे ये काम को अंजाम दिया, क्योंकि यूएसए देखिए ईरान और इजराइल के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यूएसए तो और भी दूर है, तो यूएसए ने कैसे ये किया। आप बोलेंगे मिडिल ईस्ट पे यूएस का बहुत सारा बेस है, ठीक है, तो उधर से क्या रहेगा। देखिए यूएसए ये काम मिडिल ईस्ट से नहीं कर सकता। अगर मिडिल ईस्ट से यूएसए का ये जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट है अगर उड़ता तो बहुत सारे कंट्री को पता लग जाता, और कोई अगर ईरान को बता देता तो ये मिशन पूरा फेल हो सकता था। देखिए फाइटर जेट नॉर्मली उड़ता है ऊपर राउंड चक्कर मारने के लिए, पर बॉम्बर तभी उड़ता है जब उसको एक मिशन पे जाना रहता है। बॉम्बर इजीली नहीं उड़ता। आज अगर आप इंडिया के आसमान पे देखेंगे तो फाइटर जेट उड़ते रहता है, चक्कर मारते रहता है, ठीक है, उसको मतलब डेली रूटीन सर्विलियंस बोला जाता है। ओके, पर बॉम्बर को उड़ाना बहुत फाइटर जेट से भी ज्यादा कॉस्टली होता है। बॉम्बर को तभी उड़ाया जाता है जब कोई मिशन कंडक्ट करना हो, नहीं तो बॉम्बर को एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाना हो। ओके, अभी यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने डिकॉय फ्लाइट का यूज किया, मतलब ईरान को थोड़ा बहुत धोखा दिया। ठीक है, ये ईरान को अटैक करने के लिए धोखा दिया। अभी देखिए ये मैप आपको पूरा समझा देगा। ये यूएसए है, इधर से आपका ये जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट इधर से उड़ता है पूरा ये जो ओशन है आपका पैसिफिक ओशन, इधर से पूरा बॉम्बर एयरक्राफ्ट उड़ता है। उड़ने के बाद सीधा जाता है इधर, इधर से फिर ये सी पे एंटर करता है, फिर इसके ऊपर से डायरेक्ट ईरान पे जाता है। अब बोलेंगे इतना लंबा बॉम्बर डायरेक्टली आ गया है उड़ते उड़ते, उसको रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ा। देखिए ये बॉम्बर क्या हुआ, आपको बता रहा हूं, ये बॉम्बर कभी लैंड नहीं किया, क्योंकि लैंड करेगा फिर टेक ऑफ लेगा तो बहुत कोई देख सकता है। इसीलिए इजराइल का देखिए, इजराइल ये एरिया पे आपका इजराइल है, ठीक है। अब देखिए BS2 ज्वाइन बाय सपोर्ट एयरक्राफ्ट एट 5 EDT। ओके, मतलब ये जो B2 बॉम्बर है वो जब इजराइल के ऊपर था उस एरिया पे इजराइल का फाइटर एयरक्राफ्ट उसको ज्वाइन करता है। क्यों ज्वाइन करता है, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसका फ्यूल भी बहुत कम हो गया था, तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है, मतलब हवा पे जब उड़ता रहेगा उधर से ही एक टैंकर हवा पे उड़ेगा, वो अपना नोजल को निकालेगा और उस एयरक्राफ्ट पे फिट करेगा और डायरेक्ट रिफ्यूलिंग हो जाता है। आज के डेट पे टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, हवा पे ही रिफ्यूलिंग हो जाता है, तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग दिया। फिर इजराइल के फाइटर जेट्स के साथ वो B2 बॉम्बर बहुत ही लो फ्लाई किया, ज्यादा ऊंचा फ्लाई नहीं किया। आप सोचेंगे लो फ्लाई किया मतलब, देखिए एक चीज को डिटेक्ट करना तभी थोड़ा बहुत और इम्पॉसिबल हो जाता है, वो जितना लो और स्लो फ्लाई करेगा।
लो और स्लो जितना फ्लाई करेगा उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये B2 बॉम्बर लो और इसका स्पीड बहुत है, हाइपरसोनिक स्पीड, सॉरी इसका मतलब मैक 5 मैक 6 स्पीड है, बट ये उससे भी बहुत स्लो फ्लाई किया ये B2 बॉम्बर। ओके, उसके बाद जाके फाइनली ईरान पे जो काम करना था, बॉम्ब ड्रॉप करना था, ड्रॉप करता है और आ जाते हैं। और ये जब उड़ता है किसी नॉर्मल फ्लाइट रेडर पे भी पकड़ पे नहीं आने दिया, नहीं तो नॉर्मल फ्लाइट रेडर पे पकड़ पे आता तो उस कंट्री ने बता देता कि हम लोग के फ्लाइट रेडर पे यूएसए का बॉम्बर दिखा गया है, देखा गया, तो बोल देता तो ईरान सतर्क हो जाता। अभी आप सोचेंगे कि ये बॉम्बर कैसा दिखता है, ये है आपका B2 बॉम्बर। ओके, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना है, इसका शेप ही ऐसा है, अगर आप नीचे से रडार भी छोड़ेंगे ना तो इसको इसका रडार एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी इतना अच्छा है, ये इतना अच्छे से रडार को एब्जॉर्ब कर लेता है इसका शेप एंड रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग के वजह से। तो ये ऊपर उड़ता है, जब रेडर पे दिखता है ना ऐसा लगता है कि ये एक पंछी उड़ रहा है, एक बर्ड उड़ रहा है, इतना छोटा रेडर पे दिखता है। तो बहुत सारा कंट्री क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देता है कि अरे बर्ड ही है, इसके ऊपर थोड़ी मिसाइल चलाएंगे, पर वो एक्चुअली रडार इतना एब्जॉर्ब कर लिया कि मतलब रिफ्लेक्टेड रडार का अमाउंट इतना कम कर देता है अपने से, जो रडार रिफ्लेक्ट होता है, देखिए रडार जितना आया उतना ही रिफ्लेक्ट होकर वापस जाता है, ठीक है, तो एक पूरा पिक्चर आ जाता है। पर ये 90%, मोर देन 90% रडार को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ 5 to 6% रडार मतलब रिफ्लेक्ट होके फिर रिसीवर पे पहुंचता है। तब रिसीवर ये सोचता है कि इतना सा रेडार हमारे पास वापस आया तो कुछ छोटा ही चीज होगा, तो इसीलिए वो एक पंछी का शेप पे, बर्ड का शेप पे दिखाया जाता है। ओके ओके, उसके बाद आप सोचेंगे कि कौन सा बॉम्ब यूज किया, ये है आपका बंकर बस्टर बॉम्ब। ये बॉम्ब नॉर्मल बॉम्ब नहीं है, जैसे हम लोग ऊपर से जब बॉम्ब गिराते, जैसे जमीन पे गिरता है, जैसे हमारे मतलब जमीन पे गिरता है तो ब्लास्ट हो जाते हैं, पर ये बॉम्ब गिरने से ब्लास्ट नहीं होता है। ये बॉम्ब जमीन पे जैसे ही गिरेगा, इसका नोजल पे देखिए एक 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 ड्रिलर है, ये मतलब जमीन को ड्रिल करता रहेगा, ड्रिल करता रहेगा, करके जमीन के अंदर जाके ब्लास्ट होता है। आप सोचेंगे जमीन के अंदर जाने की जरूरत क्या है, देखिए ये बॉम्ब का साइज देखिए, ठीक है, ह्यूमन का साइज है, एक ह्यूमन उसके सामने खड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बॉम्ब है। ये कोई मिसाइल नहीं है, मिसाइल होता तो मानता हो तो बड़ा होगा ही, पर ये एक बॉम्ब है, ठीक है। देखिए अभी ये जमीन पे देखिए, ऐसा बोला जा रहा है ईरान पहाड़ के एकदम अंदर सुरंग बना के, मिट्टी काट के, ठीक है, सुरंग बना के मिट्टी काट के उसके अंदर अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी बना के रखा था। अब जमीन के ऊपर बम गिराएगा तो वो तो अंडरग्राउंड है, उसको 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 तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये बम यूएस के पास है जो गिराया गया है, पहले जमीन को ड्रिल किया, ड्रिल करके ये 8 मीटर तक अंदर गया, ठीक है, जाने के बाद फिर जाके ये ब्लास्ट हुआ, ठीक है। मतलब तो यूएसए ये बताया जाता है कि जितना भी जमीन के अंदर छुपे रहो, फाइनली तुम तो खत्म हो चुके हो। ओके, उसके बाद देखिए ईरान हिट्स इजराइल साइट। उसके बाद अब ईरान ने फिर रिटेलिएट करता है, ईरान इजराइल के जो साइट है, एयरपोर्ट वगैरह है, उसमें मिसाइल दागते रहते हैं, जैसे एक दूसरे के साथ मिसाइल का फायरिंग एक्सचेंज हो रहा है, ऐसा होना चालू हो जाता है। ओके, अभी इधर देखिए ट्रम्प ट्राइड टू बिलिटल इंडिया बट हिज ईरान गैम्बल हैज हैंडेड मोदी अनएक्सपेक्टेड डिप्लोमेटिक स्पेस। अभी देखिए ट्रम्प ईरान के ऊपर अटैक करके एक साइड से तो बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। कौन सा साइड है? ट्रम्प हमेशा इंडिया को ब्लेम करता है कि देखिए पाकिस्तान तो हमेशा से ही चाहता था कि सीज फायर कर ले, सीज फायर कर ले, पर इंडिया अग्रेशन दिखा रहा था। इंडिया शांति नहीं चाहता है, इंडिया चाहता है पाकिस्तान के साथ अच्छे, मतलब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता रहे, ठीक है, पाकिस्तान अटैक फटैक झमेला नहीं चाहता है, पर इंडिया चाहता है। अभी जो पूरे दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहा था, वो खुद ही अभी ईरान के ऊपर इतना गंदा अटैक कर दिया। अब जवाब क्या देगा, ठीक है। तो ये ट्रम्प सबसे बड़ा फंस गया है एक साइड से, ठीक है, कि तुम खुद ही अपना इलेक्शन चुनाव यही बोल के जीते और इंडिया को यही ब्लेम किए। चुनाव क्या बोल के जीता कि मैं सारा युद्ध खत्म कर दूंगा, सब जगह सीज फायर करा दूंगा। इंडिया पाकिस्तान के टाइम बोल दिया देखो पाकिस्तान तो चाहता है ये युद्ध खत्म करने के लिए, इंडिया नहीं चाहता है, ऐसे ब्लेम दिए। अभी क्या हुआ, अभी एट लास्ट तुम युद्ध तो एक भी खत्म करा नहीं पाए, उल्टा एक युद्ध को और भड़का दिए, ठीक है। ये फर्स्ट थिंग हो गया। सेकेंड थिंग, अब जो तुम बोल रहे थे इंडिया नहीं चाहता है, इंडिया शांति के खिलाफ है, अब तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन सा शांति चाह रहे हो? तुम भी तो शांति के खिलाफ ही काम कर रहे हो। ओके, अभी ये सब होने के बाद अभी बोला जा रहा है कि ईरान बोला है हम लोग ये गल्फ ऑफ ओमान को, ओके, इसको बंद कर देंगे। अभी आप सोचेंगे इसको बंद कर देगा तो क्या होगा? आपको मैं अपना पुराना वीडियो पे समझाया था कि दुनिया का जितना भी मिडिल ईस्ट से तेल जाता है ना, 90% ऑफ द तेल, 90% ऑफ द शिप कैसे आता है? इधर से आएगा, इधर से आएगा, फिर इसके अंदर से जाके ये जो सऊदी अरेबिया है, उसके बाद ये जो इराक है, ठीक है, इधर से आपका तेल कलेक्ट करके, 1 सेकेंड,
फिर इधर से ऐसे निकल जाएगा। अभी ईरान ने धमकी दिया है कि हम लोग इसको बोला जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसको बंद कर देंगे। ओके, स्टेट ऑफ ओमान भी बोलता है, इसको बंद कर देंगे। बंद कर देगा तो ऑयल डिस्रप्शन हो जाएगा, ऑयल डिस्रप्ट होगा तो ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा, पूरा दुनिया पे महंगाई बढ़ जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। देखिए अभी इंडिया ईरान को सपोर्ट तो नहीं किया, पर ईरान के अगेंस्ट पे भी नहीं गया। चाइना सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, पर इंडिया और चाइना वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट चाइना, सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया है वर्ल्ड का एनर्जी कंजम्पशन के मामले पे जब आता है, ठीक है, मिडिल ईस्ट से। अब अगर ये काम करेगा ईरान, ईरान उतना इजीली नहीं कर पाएगा। आपको दिखाता हूं, देखिए ये इंडिया है, ऐसे जाता है शिप, फिर ऐसे घूम के वापस आ जाता है। ओके, अभी आपको अच्छे से दिखाता हूं, ये है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो अगर इसको बंद कर देगा ईरान तो क्या होगा, चाइना नाराज हो जाएगा, क्योंकि चाइना का भी ऑयल सप्लाई रुक जाएगा ना। चाइना तो खुद ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इंडिया ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर ईरान के अगेंस्ट में भी बात नहीं कर रहा। अब इंडिया को कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ईरान के अगेंस्ट में बात करना पड़ेगा। तो इंडिया और चाइना दोनों मिलकर ईरान के ऊपर प्रेशराइज करेगा, अरे युद्ध तुम्हारा यूएसए के साथ है, तुम्हारा इजराइल के साथ है, तो तुम्हारे काम की वजह से हम लोग का लॉस क्यों हो रहा है, हम लोग क्या किए। ठीक है, तो ये शायद ईरान करने से पहले 10 बार सोचेगा, या करेगा भी तो शायद इंडिया और चाइना से बात करके, मतलब सलाह मशवरा करके फिर जाके ये स्टेप लेगा। ओके, उसके बाद पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान तो मतलब उसका तो हर जगह, मतलब क्या बोले, ऐसा एक इंसिडेंट दुनिया पे नहीं होता है जिधर पाकिस्तान का नाम नहीं आता। नाम आता है तो अच्छे साइड से नहीं, उसका मतलब इज्जत हमेशा जाता है। ठीक है, इतना बेशरम कंट्री है। ओके, वायलेट्स ऑल नॉर्म। तो पाकिस्तान क्या बोलता है कि देखिए यूएसए ने जो किया ये बहुत गलत किया, पूरा जितना भी नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन है उसको वायलेट किया ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक करके। आप सोचेंगे पाकिस्तान देखिए कैसा है, पाकिस्तान का ये मिनिस्टर ये बयान दे रहा है। 2 दिन पहले आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाता है, लंच करता है, करके क्या वादा करके आता है, वादा करके आता है कि हम आपको अपना जमीन देंगे ताकि आप ईरान के खिलाफ यूज कर पाए। तो एक साइड से यूएसए को बोल रहा है मेरा जमीन यूज करो ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, और दूसरे साइड जब यूएसए अटैक कर रहा है तो उसका खुद का मिनिस्टर ही उसको कंडेम कर रहा है, बोल रहा है यूएसए तो रूल्स रेगुलेशन को वायलेट कर रहे हैं। ओके, अभी देखिए पाकिस्तान और एक बुरी तरीके से फंस गया। ट्रंप हमेशा क्या चाहा है, पाकिस्तान हमेशा बोला था कि ट्रंप हमेशा शांति चाहता है, ट्रंप हर जगह सीज फायर कराना चाहता है, ट्रंप चाहता है हर युद्ध खत्म हो जाए। ओके, ट्रंप हमारा और इंडिया के बीच जो युद्ध चल रहा था, ट्रंप भी उसके अंदर शांति लेके आया, ट्रंप ने ही सीज फायर करा है। ट्रंप जनाब आप तो महान है, आप तो भगवान के समान है। पाकिस्तान ने से बहुत बड़ा चढ़ा के आसिम मुनीर बताया, और ये बोलते बोलते पाकिस्तान ने बोला तो बोला, ऑफिशियली एक लेटर भी लिख दिया नोबेल पीस प्राइज कमेटी को। ओके, और पीस प्राइज कमेटी को लेटर लिख दिया। लेटर लिख के क्या बोलता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि ये युद्ध के खिलाफ है। अभी पाकिस्तान का वही बात 3-4 दिन बाद ही उसको खुद को हॉन्ट कर रहा है, क्योंकि जिसके बारे में नोबेल प्राइज कमेटी को लेटर लिखा पाकिस्तान की, इसको पीस प्राइज दे दो, वो खुद ही ईरान के ऊपर बम गिरा दिए, वो भी दुनिया का लार्जेस्ट बम गिरा दिए। ओके, तो अब पाकिस्तान सोचेगा मतलब उसका इज्जत तो, उसको तो कोई वैल्यू नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं करता। ओके ओके, उसके बाद अब ये सब होने के बाद ईरान अभी रशिया की तरफ गया है, क्योंकि ईरान को रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ईरान टर्न्स टू रशिया आफ्टर यूएस स्ट्राइक। तो ईरान ने रशिया की तरफ गया है। रशिया की तरफ क्यों गया है और रशिया से मांगा है, रशिया के एक मिनिस्टर ने बोला है कि रशिया चाहेगा, रशिया के पास बहुत सारा न्यूक्लियर वेपन है, रशिया ने बोला है कि हम लोग न्यूक सपोर्ट देंगे ईरान को। रशिया अगर चाहेगा, यूएसए को बकायदा बोला है कि आप अगर ज्यादा करोगे तो रशिया आपका ईरान को न्यूक्लियर बम देगा और वही न्यूक्लियर बम से आपके ऊपर हमला करेगा। तो ये बात यूएस को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। बट मुझे क्या लगता है पता है, रशिया कभी खुल के ईरान का सपोर्ट करेगा नहीं एक्चुअली। अभी आप बोलेंगे क्यों, देखिए रशिया आज है, जब सोवियत यूनियन था तो ये बहुत सारा रशियन और सोवियत यूनियन का पीपल आज इजराइल पे बहुत नंबर पे है। तो इजराइल पे आपको एक जगह है, उधर आपको एक मिनी रशिया जैसा दिखेगा। तो इजराइल के साथ रशिया का एक मतलब कल्चरल टाई है, क्योंकि बहुत सारा रशियन इजराइल पे आज के डेट पे भी उधर अपना सेटल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अभी बोलेंगे तो ठीक है इजराइल का साथ क्यों दे रहे, ईरान का साथ देते, बट नहीं। रशिया का जैसे हमारे इंडिया का क्या है 20% पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो रशिया पे भी ऐसा 18 to 20% पॉपुलेशन मुस्लिम है। उन लोग थोड़ा अलग टाइप का मुस्लिम है, रशियन मुस्लिम है। ठीक है, तो 20% पॉपुलेशन रशिया का मुस्लिम है। तो रशिया मतलब अभी अगर ईरान के अगेंस्ट पे भी जाएगा, ओके, तो अभी मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड नाराज होगा,
तो ऑब्वियसली इसलिए रशिया भले ही बाहर से कुछ ही बोले, मुझे लगता नहीं कि अंदर से ये युद्ध पे कूदेगा। और एक रीजन है, वो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, तो वो फिर क्यों और एक युद्ध के अंदर, वॉर के अंदर वो खुद अपना मतलब पैर फंसाएगा। ये भी एक रीजन है। पर रशिया का इंटरेस्ट भी है इसमें, क्योंकि इधर यूएसए है। तो यूएसए जब इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो रशिया अगर ईरान को सपोर्ट करेगा तो बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा दिखेगा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद रशिया, चाइना और पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान इधर यूएसए को बोल रहा है, हाँ हाँ चलो जनाब, आप हमारा लैंड ले लो, हमको सिर्फ भीख दे दो, पैसा दे दो, ठीक है, और हमारा लैंड यूज करके आप ईरान के ऊपर अटैक करो। बट वो भिखमंगा क्या करता है, रशिया और चाइना के साथ वो भिखमंगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे चले जाता है एक रिजोल्यूशन पास कराने के लिए, ताकि ये मिडिल ईस्ट पे सीज फायर हो जाए। अब देखिए, ये मतलब कभी पास होगा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि यूएन का स्ट्रक्चर इतना गंदा है ना, उसमें परमानेंट 5 मेंबर है, यूके, फ्रांस, यूएसए, रशिया, चाइना। ठीक है, ये P5 जो परमानेंट 5 मेंबर है, कोई भी रिजोल्यूशन तभी पास होगा जब पांचों का पांचों मेंबर हाँ बोलेगा, यस बोलेगा। उसमें से अगर एक भी मेंबर ना बोल दिया तो रिजेक्ट हो जाता है रिजोल्यूशन। अभी इन लोग रिजोल्यूशन किसके अगेंस्ट में पास करने गए? अमेरिका के अगेंस्ट पे। अब अमेरिका क्या है, खुद परमानेंट 5 का एक मेंबर है, तो आपको लगता है अमेरिका बोलेगा अच्छा हाँ भाई तुम लोग रिजोल्यूशन पास कर रहे हो अमेरिका के खिलाफ, और मैं अमेरिका खुद ही बोल रहा हूं मेरे अगेंस्ट में तुम लोग रिजोल्यूशन पास करो, ऐसा बोलेगा? अमेरिका सबसे पहले वीटो करेगा। ठीक है, अमेरिका के बाद छोड़ दीजिए, अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है यूके, वो खुद वीटो कर देगा। ठीक है, रिजोल्यूशन पूरा कैंसिल हो जाएगा। यूके भी छोड़ दीजिए, यूरोप पे एक ही कंट्री है फ्रांस, मतलब परमानेंट 5 मेंबर का, तो फ्रांस खुद ही इजराइल को सपोर्ट करता है, इजराइल को हथियार वगैरह, वेपन वगैरह सेल करता है, तो फ्रांस में वीटो कर देगा। तो ये रिजोल्यूशन जस्ट मुझे लगता है एक शो ऑफ है, ये कुछ काम का नहीं रहेगा। ओके, अब सबसे बड़ा चीज है, यूएसए ने ईरान के ऊपर क्यों अटैक किया? ताकि उसका जो यूरेनियम वगैरह जो एनरिच कर रहा था, जो प्यूरिफाई कर रहा था बम बनाने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सब किया यूएसए ने। ओके, अभी ऐसा बोला जा रहा है कि ईरान को पता था कि यूएसए इधर अटैक करने वाला है, तो इसीलिए ईरान ने 400 केजी यूरेनियम को स्ट्राइक से पहले ही साइड कर लिया था, अलग कर लिया था। अब ये बात कितना सच है, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर एक लोकेशन है जिधर आप अटैक करते हो, जिधर यूरेनियम है, तो अगर उसमें जब ब्लास्ट होता है, आपको पता है चेरनोबिल डिजास्टर, उसमें जब ब्लास्ट होगा ना तो रेडिएशन फैलेगा। अब यूएसए ने जिधर ईरान पे अटैक किया ना, ईरान का पड़ोसी कंट्री, ठीक है, नेबर है कुवैत। अब कुवैत ने बोला है कि कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल लीकेज नहीं हुआ। अभी इधर क्वेश्चन आ जाता है, अगर सही में अगर उसके अंदर यूरेनियम रहता, यूएसए अटैक किया सच बात है, अगर यूरेनियम रहता तो रेडियो एक्टिव लीकेज होना चाहिए, तो रेडियो एक्टिव लीकेज नहीं हुआ। इसका रीजन 2 ही हो सकता है, एक यूएसए ने अटैक किया ही नहीं, पर यह बात गलत है, सैटेलाइट इमेज से प्रूव हो गया है कि यूएसए ने अटैक किया। तो सेकंड ऑप्शन क्या आता है कि उसके अंदर कुछ यूरेनियम था ही नहीं, ईरान ने पहले हटा लिया था। ठीक है, तो ऐसा थ्योरी लगाया जा रहा है आज के डेट। यूएस का जो ऑफिशियल्स है, देखिए इजराइल भी बोल चुका है, यूएस का ऑफिशियल्स भी आज बोल रहे हैं, यूएस का जो वाइस प्रेसिडेंट है, देखिए मतलब वाइस प्रेसिडेंट कोई अरा गहरा इंसान नहीं, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस क्या बोलता है, जेडी वैंस बोलता है, और जेडी वैंस और हेड ऑफ इंटरनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये दोनों मिलकर क्या बोलता है कि ईरान का जो स्टॉक पाइल था न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, जो यूरेनियम का जो स्टॉक पाइल था, वो कहां है इसके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि डिस्ट्रॉय होता तो रेडिएशन लीक होता, पर रेडिएशन लीक नहीं हुआ, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो है कहां? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कि क्या एक्चुअली सही में था उधर यूरेनियम, या यूएसए अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अटैक किया? आप बोलेंगे ये कौन सा बात हो गया? नहीं, ये सच बात है। यूएसए का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का जो हेड है, उसका नाम है तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड 2 दिन पहले खुद ही अपने प्रेसिडेंट को बताता है कि आप जो ईरान के ऊपर अटैक करना चाहते हैं न्यूक्लियर बम बोल के, एक्चुअली ईरान के पास ऐसा न्यूक्लियर बम है नहीं। यूएसए का पहला ऐसा हिस्ट्री है। जैसे सद्दाम हुसैन, इराक पे सद्दाम हुसैन को पसंद नहीं था यूएसए को, अब यूएसए सद्दाम हुसैन को मारना चाहता था, तो यूएसए ने क्या बताया, ये डोनाल्ड ट्रंप ये स्टोरी खुद बताया यूएसए के बारे में इलेक्शन से पहले, क्या बताया कि यूएसए चाहता था सद्दाम हुसैन को मारूंगा, दुश्मनी था इसलिए, पर ऐसे तो मार नहीं सकता, इसलिए पूरे दुनिया पे एक स्टोरी फैला दिया, सद्दाम हुसैन के पास बायोलॉजिकल वेपन है, केमिकल वेपन है, ये है वो है बोल के पूरा वर्ल्ड को सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट पे कर दिया, करके मार दिया। मारने के बाद आज के डेट पे, आज शायद 15 साल होने जा रहे हैं सद्दाम हुसैन मर गया है, आज के डेट पे भी सद्दाम हुसैन का बनाया हुआ बायोलॉजिकल केमिकल वेपन मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है ही नहीं।
यूएसए को पसंद नहीं था इसलिए मारा। तो आज के डेट पे ईरान का जो सुप्रीम लीडर है शायद यूएसए को पसंद नहीं है आयतुल्लाह खामेनी, इसलिए बोल रहा है। पर क्या पता, हो भी सकता है। पर सद्दाम हुसैन का ये स्टोरी तो सच है। ओके, यूएसए किसी का नहीं होता, यूएसए बहुत मतलबी है। देखिए, एक बार यूएसए का खुद का मिनिस्टर बताया था, यूएसए के साथ दुश्मनी गलत बात है, पर यूएसए के साथ दोस्ती सबसे ज्यादा है। मतलब फ्रेंड्स, if you are a enemy of USA, then that is dangerous. If you are a friend of USA, then that is fatal. तो समझ रहे हैं? आप दुश्मन हो तो बहुत गलत बात है, आप दोस्त हो तो बहुत डेंजरस है। ओके, अब देखिए इजराइल ये सब करना क्यों चाहता है? इजराइल ये सब करना चाहता है क्योंकि इजराइल और यूएसए ईरान का वो सुप्रीम लीडर को चेंज करना चाहते हैं। बोला ना आपको अभी, पसंद नहीं करता आयतुल्लाह खामेनी को, उसको चाहता है चेंज करके दूसरा सुप्रीम लीडर आए, इसीलिए ये सब युद्ध वगैरह चल रहे हैं। उन लोग सोच रहे हैं दूसरा सुप्रीम लीडर आएगा तो वो यूएसए इजराइल वेस्ट का बात थोड़ा सुन के चलेगा, उन लोग जैसा चलेगा। ओके, उसके बाद ये सब होने के बाद ईरान ने जो बताया था हम लोग रिटेलिएट करेंगे यूएसए का बेस पे, और यूएसए का बेस पे रिटेलिएट होगा तो यूएसए का बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा। इसका आंसर मैंने आपको कल या परसों का वीडियो पे बताया है, पूरा अच्छे से समझा है कि यूएसए क्यों नहीं चाहता कि भले उसके ऊपर एक बार अटैक हो जाए पर उसका मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री बेस है उसके ऊपर कभी अटैक ना हो। ओके, देखिए ईरान स्ट्राइक, अब ईरान ने ऑलरेडी सीरिया पे जो मिलिट्री बेस है उसमें ऑलरेडी स्ट्राइक कर दिया है, कर चुका है। ओके, करना चालू कर दिया। उसके बाद यूएस एम्बेसी ने कतार पे एक रेड अलर्ट जारी किया है, बोला है जितना भी अमेरिकन से वो अपने घर पे छुप जाओ, एक शेल्टर के अंदर चले जाओ, और कतार पे जो यूएसए का बेस है उस पे भी रेड अलर्ट जारी, मतलब रेड अलर्ट जारी कर दिया है कि कभी भी यूएसए इसके ऊपर अटैक कर सकता है। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ अगर सजेशन देना है, कुछ नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, कैसा लगा है वो भी बताने के लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।